एक महिला का देवर केरल में रहकर नौकरी करता था। वहीं से पैसे भेजता था और घर परिवार का खर्च चलता था। देवरानी घर पर रहती थी और पूरे परिवार के साथ रहती थी। साथ में 2 बच्चे भी थे और वो भी उसके साथ रहते थे। लेकिन देवरानी के कमरे से कभी कभी अजीब तरीके की आवाज़ आती थी और यही बात जेठानी को परेशान करती थी। एक दिन जेठानी ने अपने पति से कहा कि देवरानी के कमरे से कुछ अजीब तरीके की आवाज़ आती है, हमें देखना चाहिए और उससे बातचीत करनी चाहिए। ऐसा लगता है जैसे उसके साथ कोई होता है और वो उसके साथ कुछ गलत करती है। जैसे ही जेठानी ने अपने पति से ये बात कही तो पति कहता है कि इतने दिन की शादी हो गई है और शादी के बाद आज तक इसके बारे में कोई गलत बात सुनने को नहीं मिली है। तुम इस पर बेवजह ही शक कर रही हो, इससे घर का माहौल खराब हो सकता है, इसलिए ये सब सोचना अब बंद करो। उसके बाद ये बात देवरानी तक आखिरकार कैसे भी पहुंच जाती है और घर में एक तरीके से तांडव मच जाता है। अब देवरानी ने यहाँ पर साफ साफ कह दिया कि मैं इस माहौल में बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं रहूंगी जहाँ पर उस पर शक किया जाता है। वे कहती है कि वे अपने बच्चे को शहर लेके जाएगी और वहीं पर अच्छे से पढ़ाएगी, लिखाएगी और कामयाब इंसान बनाएगी। इस तरह से कहकर वो देवरानी शहर चली जाती है। लेकिन शहर जाने के कुछ दिन के बाद ही उसके पति का कत्ल हो जाता है। इधर तो उसके पति का कत्ल हो जाता है, उधर वो जाती है कोर्ट में और कोर्ट जाकर शादी कर लेती है और शादी के बाद वो आराम से सुहागरात मना रही होती है। लेकिन पूरे घटनाक्रम की कड़ियों को जब पुलिस वाले जोड़ते हैं तो उन्हें भी हैरानी हो जाती है और ये घटनाक्रम जब अखबारों के माध्यम से लोगों के सामने आती है तो लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि आखिरकार ये महिला जिसके 2 बच्चे हैं ये आखिर ऐसा कैसे कर सकती है, जबकि ये आराम से घर से चुपचाप जा सकती थी। पति को मारने की इसमें क्या जरूरत थी? तो चलिए आज की इस कहानी के माध्यम से समझने की, जानने की पूरी कोशिश करते हैं कि आखिरकार मामला क्या है। नमस्कार, मैं मुकेश। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला मौनपुरी की। जिला मौनपुरी का एक कस्बा है बिछवा और इसी कस्बे का एक गांव लगता है सन्नामई। दरअसल यहाँ का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम सुशील होता है और उसकी पत्नी जिसका नाम राधा देवी होता है। ये दोनों 11 अप्रैल 2025 को सदर कोतवाली में जाते हैं और राधा देवी कहती है कि मेरा जो देवर है जिसका नाम समीर कुमार है, जो कि 31 मार्च 2025 को घर से अचानक से लापता हो गया है। उसका कहीं भी कोई अता पता नहीं चल रहा है। हमने हर जगह उससे बातचीत करने की कोशिश की लेकिन उसका नंबर बंद आ रहा है और उससे कोई संपर्क भी नहीं हो पा रहा है। अब इस घटना के 7 दिन के बाद यानी कि 7 अप्रैल 2025 को उसके देवर की पत्नी मीरा भी घर से अचानक से लापता हो गई है। उसको भी हमने हर जगह तलाश करने की कोशिश की लेकिन ना मीरा का कुछ पता चल रहा है ना ही समीर का कुछ पता चल रहा है। पुलिस वालों ने मामले को गौर से सुना और शिकायत दर्ज कर ली और समीर के बारे में कुछ जानकारी मांगी। फिर वो कहते हैं कि समीर केरल में रह के नौकरी करता था और इसी बार वो होली पर घर आया था। होली पे आया था और होली पे आने के बाद यहाँ पे कुछ दिन रुकता है और उसके बाद अचानक से यहाँ पर गायब हो जाता है। उसके बाद फिर पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया। जो पत्नी होती है मीरा, साथ ही उसका पति होता है समीर कुमार, दोनों के नंबर की कॉल डिटेल निकलवाई जाती है। सीडीआर निकालने के बाद उनके नंबर को देखा जाता है कि आखिरकार वे कहाँ थे, उनकी लोकेशन कहाँ थी, किस किस से वे बातें करते थे। पता चलता है कि जिस दिन ये गायब हुए थे दोनों साथ ही थे। जो उनकी लोकेशन पाई जाती है वो हथरस के पास एक सिकंदरा राव जगह है, वहां पर पाई जाती है। लेकिन जब इसकी पत्नी मीरा से बातचीत करने की कोशिश की जाती है तो मीरा का नंबर बंद आ रहा था। पुलिस वालों ने एक बार फिर से उस सीडीआर को बड़ी बारीकी से खंगालने की कोशिश की तो पता चलता है कि एक नाम है रिंकू चौहान, जिससे मीरा अक्सर बातें किया करती थी। परिवार वालों से यह पूछा जाता है कि ये रिंकू चौहान कौन है, तो जेठानी बताती है कि जब जब उसका पति बाहर रहता था तो कई कई दिनों के लिए ये रिंकू चौहान अक्सर घर पे आ जाया करता था। जब इसके बारे में पूछा जाता है तो ये पता चलता है कि ये उसकी मौसी का लड़का है, यानी कि उसकी देवरानी मीरा और रिंकू चौहान भाई बहन है और ये अपनी बहन से मिलने के लिए जब तब आ जाया करता था। परिवार वालों ने इस रिश्ते पे कभी भी कोई उंगली नहीं उठाई, कोई शक भी नहीं किया। लेकिन पुलिस वालों ने अब इस रिंकू को तलाश करना शुरू किया लेकिन रिंकू के बारे में कोई अता पता नहीं चल रहा था। 11 अप्रैल 2025 को एफआईआर दर्ज होती है और 25 अप्रैल 2025 को आखिरकार रिंकू के बारे में सूचना मिल जाती है। रिंकू के घर पर जैसे ही दरवाजा खटखटाया जाता है तो सामने से एक महिला निकल के आती है और वो महिला कोई और नहीं बल्कि मीरा होती है।
अब यहाँ पर मीरा के मांग में सिंदूर भरा हुआ था, जबकि उसका जो पति है वो गायब है और सवाल ये भी था कि वो इस रिंकू चौहान के घर पे क्या कर रही थी। अब इन दोनों को बैठाया जाता है, इन दोनों से बातचीत की जाती है और बातचीत करने के बाद इन दोनों ने जब अपनी अपनी कहानी सुनाई तो उस कहानी को सुनने के बाद पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं। दरअसल कहानी शुरू होती है इंस्टाग्राम से, जब इसका यानी कि मीरा का पति केरल में रहकर नौकरी कर रहा था। घर में 2 बच्चे होते हैं। घर में काम वाम ज़्यादा नहीं होने की वजह से फ्री ही रहती थी मीरा, इसलिए कभी फेसबुक पर तो कभी इंस्टाग्राम पर समय बिताया करती थी। फिर उसने भी अपनी इंस्टाग्राम की एक आईडी बनाई। 2 बच्चे की ये माँ इंस्टाग्राम पे आईडी बनाने के बाद कुछ ना कुछ वो अपलोड किया करती थी और अपलोड करने के बाद जो ये रिंकू चौहान होता है ये उसको लाइक करता था, कमेंट करता था और यहीं से इन दोनों की बातचीत का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाता है। फिर चैटिंग होती है और चैटिंग के दौरान ही ये दोस्त बन जाते हैं और ये दोस्ती वक्त के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। फिर एक दिन ये रिंकू चौहान मीरा से कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुमसे बातचीत करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ करीब आना चाहता हूँ। इस तरह की बातें जब मीरा से कही जाती है तो मीरा कहती है कि वो एक शादीशुदा औरत है, उसके 2 बच्चे हैं और उसका एक पति भी है, इसलिए इस जिंदगी में तो ये कुछ हो नहीं पाएगा, इसके लिए हमें दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। जब इस तरीके की बातें मीरा ने रिंकू से कही तो रिंकू ने कहा कि तो क्या हुआ, तुम्हारा पति तो वैसे भी बाहर रहता है, तो क्यों ना मैं ही तुम्हारे साथ शादी कर लूं और हम साथ रहेंगे, क्यों, क्या बोलती हो। शादी की बात जैसे ही सामने आती है तो मीरा थोड़ी भावुक हो जाती है। फिर मीरा अपने घर से कोई बहाने से निकल जाती है और सीधा रिंकू के घर पहुंच जाती है। रिंकू के पास जाने के बाद ये दोनों मंदिर जाते हैं और मंदिर जाते ही शादी कर लेते हैं। ये लगभग 1 से 1.5 साल पहले की बात है। अब ये शादी कर लेते हैं मंदिर में। अब जब जब रिंकू का मन करता था वो तब तब उसके घर पे आ जाया करता था, लेकिन मीरा का भाई बनकर आया करता था, लेकिन घर में रहते वक्त वो उसका पति बनकर रहता था। अब घर में से अजीब तरह की आवाज़ आती थी। जेठानी को यहाँ पर शक भी होता है, लेकिन जेठानी की बातों पर किसी को कोई यकीन नहीं होता है। जब इस बात का पता मीरा को चलता है तो वो अपने घर में ही ऐसा तांडव मचाना शुरू कर दिया कि वो अब यहाँ पे किसी कीमत पे नहीं रुकेगी। फिर उसने घर छोड़ दिया और उसे छोड़ने के बाद सदर कोतवाली क्षेत्र का एक मोहल्ला बंसी बोहरा एक जगह लगती है, वहां पर एक किराए का मकान ले लेती है और उस किराए के मकान में वो अपने बच्चों के साथ अकेले रहने लगती है। अब जो उसका पति है समीर कुमार, वो केरल में रहकर आराम से नौकरी कर रहा है। अब समीर कुमार की गैर मौजूदगी में उस पर कोई रोकथाम नहीं थी। रिंकू जब मन करता था तब आता था, तब मन करता था तब जाता था। सब कुछ यहाँ पर उन लोगों के हिसाब से ठीक चल रहा था। फिर मार्च का महीना आता है, होली का त्यौहार आता है। इसी बीच में समीर अपना सारा सामान बांधकर केरल से घर वापस आ जाता है और वो अपनी पत्नी से कहता भी है कि मैंने फैसला किया है कि मैं अब कभी वापस केरल जाऊंगा ही नहीं, चाहे कुछ भी करना हो यहीं पे काम करूंगा और अपने बच्चों के साथ तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी को बिताऊंगा। जब ये बात मीरा को पता चलती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और उससे भी कहीं ज़्यादा परेशान रिंकू हो जाता है। अब ये दोनों सोचने लगते हैं कि अब करे तो क्या करे। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और प्रेमिका और प्रेमी आपस में मिल नहीं पा रहे थे और इन्होंने इसी बात को देखते हुए एक प्लान बनाया। प्लान था एक कत्ल करने का और कत्ल भी ऐसे करना था कि किसी को पता ना चले। अब धीरे धीरे यहाँ पर वक्त आगे बढ़ता है। 30 मार्च 2025 को नगरिया गांव है, एक शादी समारोह था वहाँ पे। अब यहाँ पर समीर और उसकी पत्नी मीरा दोनों इस शादी समारोह में शामिल होने के लिए जाते हैं और वही मीरा अपने पति समीर से कहती है कि क्यों ना हम अपने घर के लिए एक फ्रिज रख ले और एक टीवी रख ले, अगर टीवी और फ्रिज आ जाएगा तो बहुत सही रहेगा। अब सवाल आता है कि टीवी फ्रिज कहाँ से लेना है, तो मीरा ने कहा कि मेरा एक भाई है, मौसी का लड़का रिंकू, क्यों ना वहीं से जाके ले ले। तो जब मौसी के लड़के की बात आती है तो यहाँ पर रिंकू की बात आती है। तो रिंकू के साथ में ही एक और लड़का होता है जिसका नाम नीलेश होता है। अब ये जो पति पत्नी थे ये दोनों वहाँ पे जाते हैं और जाके वहाँ पे मुलाकात करते हैं। अब जब जाते हैं मुलाकात करते हैं तो फिर फ्रिज और टीवी खरीदने की बात आती है। तो वहाँ पे वो लोग कहते हैं कि थोड़ा बातचीत करते हैं, कुछ खाना पीना खाते हैं, उसके बाद टीवी वगैरह देखा जाएगा। फिर यहाँ पर बियर के बोतलों का इंतजाम किया जाता है और आराम से बैठ के तसल्ली से ये यहाँ पे बियर शराब वगैरह पीने लगते हैं। यहाँ समीर को बहुत ज़्यादा नशा हो जाता है और जैसे ही नशा होता है तो वही रखी किसी भारी वस्तु से समीर को वहाँ पे बहुत मारा जाता है। तब तक मारा जाता है जब तक कि उसकी मौत नहीं हो जाती। अब ये जो हत्या थी एक जगह लगती है एटा, वहाँ पे की जाती है।
अब ये सोच रहे थे कि इस लाश को कहाँ पे ठिकाना लगाया जाए। तो हाथरस का ही एक इलाका है सिकंदराडाव, और सिकंदराडाव और एटा राजमार्ग पर गांव की टोली लगती है। ये वहीं जाते हैं और वहां पर जाने के बाद सड़क के किनारे इस लाश को फेंक देते हैं ताकि लोगों को लगे कि ये एक एक्सीडेंट है। अब लाश को फेंकने के बाद ये वहां से चले जाते हैं, अपनी अपनी जिंदगी में बिजी हो जाते हैं। इधर जो पत्नी मीरा थी वो भी अपने घर आ जाती है। अब इधर जब पुलिस को इस बात का पता चलता है तो उन्होंने हाथरस की सिकंदराडाव गांव में पुलिस से संपर्क किया और फिर पता चलता है कि यहाँ पर एक लाश मिली थी 1 अप्रैल 2025 को। उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों पे चोटों को निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सड़क हादसा हो चुका है। इसलिए पुलिस लाश की पोस्टमार्टम करने के बाद 72 घंटे तक इंतजार करती है ताकि कोई आकर बॉडी को क्लेम करे, लेकिन कोई आता नहीं है। तो पुलिस 72 घंटे तक इंतजार करने के बाद आखिरकार उस लाश का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अब इधर अंतिम संस्कार हो जाता है। पत्नी 7 तारीख को घर से चुपचाप निकल जाती है और घर से निकलने के बाद 15 अप्रैल 2025 को मीरा और रिंकू कोर्ट जाते हैं। ये मौनपुरी के कोर्ट में जाकर दोनों शादी कर लेते हैं और ये कोर्ट मैरिज करने के बाद आराम से पति पत्नी जैसा रहने लगते हैं। जब ये कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट में जाने के बाद ये भी बात बताते हैं कि अब से लगभग 1 से 1.5 साल पहले ये दोनों मंदिर में शादी कर लिए थे, लेकिन इस शादी का किसी को पता नहीं था। फिर पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार किया और जो सहयोगी था उसको भी गिरफ्तार करने के बाद उसको भी जेल भेजा जाएगा। अब ये जो प्रेमी है वो भी जेल में चला गया है और जो प्रेमिका है वो भी अब जेल में है। जब समीर के परिवार वालों को ये बात पता चलती है तो उनका रो रो कर यहाँ पर बुरा हाल हो जाता है। अब जब यहाँ पे मीडिया वालों से मीरा से पूछा जाता है कि तुमने आखिरकार ऐसा क्यों किया, जब तुम्हें शादी ही करनी थी तो आराम से घर से ऐसे ही भाग जाती, कुछ भी कर सकती थी, लेकिन आखिरकार तुमने अपने पति को क्यों मरवाया। लेकिन मीरा यहाँ पर कुछ जवाब नहीं देती है और वो वहाँ पे चुपचाप चुप्पी साध लेती है। इधर जब इस घटना के बारे में लोगों को पता चलता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक शादीशुदा महिला 2 बच्चों की मां आखिरकार ऐसा कैसे कर सकती है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।